हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बालाजी फॉस्फेट्स लिमिटेड की गाइस और से आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस क्या चला, बिजनेस मॉडल क्या चल है, इसका बिजनेस क्या करती है, फिनेंशियल कैसा है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 28 फेब को ओपन किया था और 4 मार्च को क्लोज किया जा रहा है कल के दिन। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 66 टू 70 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 50.1 करोड़ का इशू साइज, 71,58,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 41.6 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 8.5 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। एनएनएम सिक्योरिटी जिसके मार्केट मेकर है। रिजर्वेशन दिया गया है क्यूआईबी को 20.5%, एचएनआई को 28.5%, रिटेल को 38% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 4 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 5 मार्च का। 6 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 7 मार्च लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर आलोक गुप्ता, मिस्टर मोहित एरन इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 69.9% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 में क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन एचएनआई से 0.27 टाइम सब्सक्राइब है, 5,48,000 शेयर्स का, 3.8 करोड़ का, 27 एप्लीकेशन ओनली और सबमिट हुआ है। और रिटेल से 0.22 टाइम सब्सक्राइबर, 6,10,000 शेयर्स का बीट किया, 4.2 करोड़ का, 305 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। तो गाइस क्यूआईबी से तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन एचएनआई और रिटेल से इसमें बहुत ही लो सब्सक्राइब, मतलब एकदम मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 0.19 टाइम का सब्सक्राइब है, 11,58,000 शेयर्स का बीट किया, 8.1 करोड़ का बीट किया और 332 एप्लीकेशन सबमिट किया गया है। वहीं अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी इसका अपडेट नहीं किया, 0 रुपीज का जीएमपी है, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी एनपीके ग्रैनुलेटेड और मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स जिंक सल्फेट और सभी कॉम्प्लिएंट जो है सो मतलब कि मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है इन सभी प्रोडक्ट्स का, जो कि सभी कॉम्प्लिएंट है इंडिया की फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर स्टैंडर्ड्स के साथ, जिसमें प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट्स को रत्नम और बीपीपीएल के इन दोनों ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है और अलग अलग कस्टमर्स को, जिसमें इंक्लूड रिटेलर्स, होलसेलर्स, कोऑपरेटिव्स जो कि फार्मर्स के साथ और एंड यूजर्स के जो कि फार्मर्स के साथ एज एंड यूजर्स जो सो कंपनी मार्केट करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस कंसिस्ट है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, एसएसपी, जिंक सल्फेट, एनपीके मिक्स जो कि इनहेंस करता है प्लांट ग्रोथ को, एग्रीकल्चर सॉइल्स में जो है प्लांट ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए जो किया जाता है। प्रोडक्ट्स को अलग अलग रीजन जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसी स्टेट रीजन में प्रोडक्ट सेल करता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देवास मध्य प्रदेश में 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कैपेसिटी था 1,20,000 मिलियन टन पर ईयर का सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए और 3,300 मिलियन टन का जिंक सल्फेट, 49,500 मिलियन टन का एनपीके ग्रैनुलेटेड और मिक्स के लिए इसका कैपेसिटी था, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कैपेसिटी था। 31 अगस्त के अकॉर्डिंग 40 इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड था, जो कि इसमें इंक्लूड था स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस टीम्स। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो लॉन्ग स्टैंडिंग है फर्टिलाइजर ट्रेड में, वाइड स्प्रेड नेटवर्क है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसी रीजन्स में। फैक्ट्री का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है देवास मध्य प्रदेश में, जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफर करता है, लॉन्ग स्टैंडिंग और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है। फिनेंशियल 22 में एसेट्स था 82.3 करोड़ का, अभी है 95.3 करोड़ का अगस्त मंथ में। नेटवर्थ था 22.8 करोड़ का, अभी है 39 करोड़ का। रिजर्व था 17 करोड़ का, अभी है 21.3 करोड़ का। डेट था 20 करोड़ का 22 में और अभी है अगस्त 24 में 35.6 करोड़ का। डेट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपनी। वहीं अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में
124 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 144.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 151.7 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट। अगस्त मंथ में 54.8 करोड़ का रेवेन्यू और 4.1 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट जो बॉटम लाइन है 24 में उतना बेहतर नहीं। 24 में एवरेज देखने को मिला, एज इट इज सेम देखने को मिला 24 का बॉटम लाइन, लेकिन 24 का, बट 23 में जो है सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन, क्योंकि 2 टाइम्स इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का प्रॉफिट। और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज करा। लेकिन जो अगस्त में 24 में जो इसका रेवेन्यू हुआ है लास्ट फिनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो कोई खास रेवेन्यू नहीं हुआ, जबकि प्रॉफिट में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो आरओई 18.9% का, आरओसी 16.7% का, डेट इक्विटी 1 टाइम का, आरओएनडब्ल्यू 17.3 टाइम का, पीएटी मार्जिन 4%, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 टाइम, पी रेशियो 20.7 टाइम्स का देखने को मिल रही है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हाईली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर पर, जो कि अलग अलग तरह की फैक्टर्स जैसे रेनफॉल, सॉइल क्वालिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा, जो इन सभी फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस जो सो टर्न हो सकता है, जिसके कारण कोई भी कल्टीवेटेड लैंड इरेटिक मॉनसून्स में या फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स में शिफ्ट होता है या कोई रिडक्शन होता है, तो जो फर्टिलाइजर्स का जो डिमांड है ये लो हो सकता है, डाउनफॉल हो सकता है, जिससे कंपनी का बिजनेस रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन को निगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कंपनी जो है रॉक फॉस्फेट और एज वेल एज जो कि इस पर इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है, और एज वेल एज बीआरपी और सल्फ्यूरिक एसिड को लोकली प्रोक्योर करने पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। इन दो तरह पर रिलाई बहुत ज्यादा करता है, जैसे रॉक फॉस्फेट को इंपोर्ट करने पर, और बीआरपी और सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोक्योर करता है लोकल मार्केट से, इस पर रिलाई करता है। इसलिए ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में या सप्लाई चेन में कोई चेंज इंक्रीज होता है या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है, जो पॉलिटिकल टेंशन होता है, तो इंपोर्ट अफेक्ट कर सकता है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट को रीज हो सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फर्टिलाइजर सेल्स जो है इंडिया में डिपेंड करता है गवर्नमेंट सब्सिडीज पर, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मर्स को। अगर इन सब्सिडीज का विड्रॉ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई रिडक्शन होता है, या पेमेंट पे डिले होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम्स मतलब डीबीटी सिस्टम के अंडर पेमेंट डिले होता है, या एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है क्रॉप्स के लिए, इसमें कोई चेंज होता है, जिससे फर्टिलाइजर डिमांड को डिक्रीज कर सकता है और इसे नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। प्राइमरी ऑपरेट कर रहा है कहाँ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। इसलिए कोई भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डिस्ट्रप्शन होता है इन सभी स्टेट्स में, किसी भी स्टेट में, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोडक्ट सेल्स को और नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। कंपनी सब्सिडियरीज, प्रोमोटर, डायरेक्टर्स जैसे सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डिट्रीमेंटल कर सकता है। 31 जैन के अकॉर्डिंग कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग इंडेटनेस था 39.7 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है तो ऑपरेशंस और फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। कंपनी जो है फॉरेन करेंसीज में, जैसे पर्टिकुलरली यूएस डॉलर्स में, जो है सो पेमेंट, ट्रेड पेमेंट्स बनाती है रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने के लिए, जो कि 22 में था 5 लाख का, 23 में था 15 लाख का, 24 में था 3 लाख का, जो कि फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस देखने को मिला था। ये सभी जो नंबर्स मैंने बताया ये सभी फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस था कंपनी का, जिसके कारण फर्दर डेप्रिसिएशन अगर होता है इंडियन रुपीज का, क्योंकि अगर देखा जाए अभी तो अभी जो इंडियन रुपीज का जो है, इंडियन रुपीज जो चल रहा है डॉलर के कंपैरिजन 86 रुपीज का चल रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज का। इसके कारण गाइस कंपनी का जो कॉस्ट है ये इंक्रीज होगा और इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इसके प्रॉफिट को। और कंपनी के जो है नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुका है। 23-24 में जो है नेगेटिव कैश फ्लो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 3.5 करोड़, 3.6 करोड़ का, और यही नेगेटिव कैश फ्लो आगे भी कंटिन्यू अगर करता है तो लिक्विडिटी जो है कंपनी का इसको इम्पैक्ट कर सकता है, और जो फंड ऑपरेशंस को जो फंड करने की जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट कर सकती है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि कैश फ्लो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का। मेजर पोर्शन जो है रेवेन्यू जनरेट आता है टॉप की कस्टमर से। अगर इसको की कस्टमर्स को
रिटेन करने में फेलियर होता है या कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, बिजनेस को लॉस होता है, तो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को। ये सभी रिस्क है गाइस इस कंपनी में। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट, इन सभी के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आई है। ओवरऑल देखिए 23 का जो सडन बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन में, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, और ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। प्राइस बैंड भी जो है थोड़ा ज्यादा रखा गया है रिसेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए अगर आप इसकी इन्वेस्टर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।